हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ने लास्ट क्लास में बात की थी लोक सेवाओं के ऊपर, पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर, उससे रिलेटेड सारे एस्पेक्ट हम लोग ने देखे थे। उसके बाद आपने शायद क्वेश्चन लगाया होगा, तो क्वेश्चंस लगे होंगे इसके। उसके बाद हम लोग ने कल बात की थी शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरिया के बारे में, 5th एंड 6th शेड्यूल के बारे में। वहाँ से भी आपने क्वेश्चन लगाए होंगे, तो आपके लगे होंगे, अनुसूचियों में ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। और उसके बाद में हम लोग ने कल यूनियन टेरिटरी पर भी बात की थी, संघ शासित क्षेत्र पर बात की थी। कितनी यूटीज हैं, यूटी से रिलेटेड प्रोविजन कहाँ कहाँ पे हैं, आर्टिकल 239 क्या है, 39AA, 39A, 241 हाई कोर्ट्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज में कितने हाई कोर्ट ऐसे हैं जो यूनियन टेरिटरी जिन्हें साझा कर रही है। उसके बाद में और इससे रिलेटेड एस्पेक्ट के ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है इलेक्शन या निर्वाचन। ये टॉपिक एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में आता है, इलेक्शन, और यहाँ से प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। तो इलेक्शन को नॉर्मली दो पार्ट में बांटा गया है। एक है कि आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, 325, 326 के से रिलेटेड, और दूसरा है पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर। तो दो पार्ट में है इलेक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक ही साथ इसको पढ़ेंगे, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो ये अलग अलग चैप्टर में बन के आएगा। तो आइए बात करते हैं इलेक्शन से रिलेटेड प्रावधान हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में दिए हुए हैं। पार्ट 15 और आर्टिकल्स हैं 324 से 329। एक आर्टिकल 329A भी था, बाद में डिस्कस करेंगे, वो खत्म हो गया। तो इलेक्शन से रिलेटेड, अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो एक हेल्दी डेमोक्रेसी होती है। याद करिए, जब मैंने आपको लोकतंत्र के बारे में बताया होगा, परहैप्स वो प्रीएम्बल की क्लास में होगा, तो आप जाकर प्रीएम्बल की क्लास में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में समझिएगा। तो मैंने कहा था कि डेमोक्रेसी का मीनिंग होता है कि जो जनता होती है वो शासकों का चुनाव करती है, यानी कि गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो हम लोग ने उसमें बात की थी, एक शब्द था इलेक्शन की। जो हेल्दी डेमोक्रेसी है, एक जो अच्छा लोकतंत्र है, वहां पे इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, इलेक्शन केवल इलेक्शन नहीं होना चाहिए, बल्कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। यानी कि चुनाव कैसा होना चाहिए, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। निर्वाचनों में किसी का भी प्रभुत्व नहीं होना चाहिए और स्वतंत्र निकाय होना चाहिए इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए, जो कि हमारे भारत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में हम लोग ने और भी इससे रिलेटेड बात की थी इलेक्शन से, कि इलेक्शन फ्री और फेयर कैसे होता है। उसके बाद में अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने एक बात की थी इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण के केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था रूल ऑफ लॉ इज द बेसिक स्ट्रक्चर, यानी विधि का शासन, कानून का शासन संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। उसके बाद अगर आपको याद हो तो हम लोग ने बात की थी कि निष्पक्ष चुनावों पर आधारित लोकतंत्र संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, यानी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन या डेमोक्रेसी विच इज बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। केवल लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र कैसा होना चाहिए, लोकतंत्र ऐसा होना चाहिए जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों पर आधारित होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और तीसरे नंबर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसी केस में कहा था न्यायिक समीक्षा संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, जिसे संसद डिस्ट्रॉय या नष्ट नहीं कर सकती। तो हम लोगों के लिए इस टॉपिक में पढ़ना व्हाट इज इम्पोर्टेंट, क्या इम्पोर्टेंट है
तो हमारे यहाँ हमें समझना होगा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की अवधारणा, यानी कि द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन किसी भी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा माना जाता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारे यहाँ आर्टिकल 324 है, ये 324 बहुत इंपॉर्टेंट है कई कंटेक्स्ट में। पहला ये है कि ये भारत के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के निर्वाचन आयोग की बात करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निर्वाचन आयोग की बात करता है। भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो ऑल इंडिया बॉडी है। कैसा है? अखिल भारतीय संस्था, ऑल इंडिया बॉडी। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये भारत के संविधान का यूनिटरी फीचर है, एकात्मक यूनिटरी फीचर। ये भारत के संविधान का एकात्मक प्रणाली है, ये भारत के संविधान की एकात्मक विशेषता है, यूनिटरी फीचर है ऑल इंडिया बॉडी। ऑल इंडिया बॉडी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसके ऊपर इलेक्शन के संबंध में, निर्वाचन के संबंध में सुपरवाइज करने का, यानी सुपरविजन डायरेक्ट करने का और कंट्रोल करने की पावर है। इलेक्शन को सुपरवाइज करने की पावर है अधीक्षण, निर्देश करने की पावर है डायरेक्शन, और नियंत्रण करने की पावर है कंट्रोल। सुपरविजन, डायरेक्शन एंड कंट्रोल, ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। उसके ऊपर दायित्व क्या सौंपा गया है, उसके ऊपर ऑब्लिगेशन क्या इंपोज किया गया है कि वो इलेक्शंस का सुपरविजन, डायरेक्शन और कंट्रोल करेगा। इन तीन शब्दों में ध्यान से समझिएगा, ये तीन शब्द इतने इंपॉर्टेंट हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी पावर का इस्तेमाल करता है वो इन तीनों शब्दों के अंतर्गत करता है। अगर आपने रिसेंटली सुना हो 2019 के लोकसभा चुनाव में, तो आर्टिकल 324 का बड़ा इस्तेमाल किया गया था न्यूज़पेपर वगैरह में और आर्टिकल्स वगैरह में कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 324 को इन्वोक कर दिया। आर्टिकल 324 को इन्वोक का मतलब होता है लागू कर दिया, और इसी के तहत मायावती वगैरह को उस घंटे के लिए बोलने से मना कर दिया गया था। तो ये जो आर्टिकल 324 है, ये आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वाइड रेंज ऑफ पावर्स देता है, बहुत ज्यादा शक्तियां देता है। और ये शक्तियां किन शब्दों के अंतर्गत फ्लो हो रही हैं, निकल रही हैं? भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा सुपरविजन, डायरेक्शन और कंट्रोल, इन्हीं तीनों से इतनी पावर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में कि अगर उसको लगता है कि चुनाव में गड़बड़ी हो रही है तो वो चुनाव को रद्द तक कर सकता है। अब ये आर्टिकल ये जो पावर आ रही है भारत के निर्वाचन आयोग के पास में, ये पावर किस आर्टिकल से निकल रही, किस अनुच्छेद से आ रही है? तो वो आ रही है 324 से, और 324 में भी सुपरविजन से आ रही है। तो ये तीन शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के संबंध में, सुपरविजन, डायरेक्शन एंड कंट्रोल। अब ये हो गया इसके बारे में। अब आइए इसी में हम देखते हैं कि जो भारत का निर्वाचन आयोग है वो कितने या किन किन लोगों के लिए इलेक्शन करवाता है, इलेक्शन कंडक्ट कराता है। तो देखिएगा, सबसे पहले भारत का राष्ट्रपति, भारत का निर्वाचन आयोग किसके लिए कराता है? भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का वाइस प्रेसिडेंट, भारत का वाइस प्रेसिडेंट, और तीसरे नंबर पे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य का विधानमंडल। तो इनके इलेक्शंस कौन कराता है? इनके इलेक्शन कराने का दायित्व या लायबिलिटी किसके ऊपर है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चूंकि ये स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन भी कराता है, इसीलिए इसे ऑल इंडिया बॉडी बोला गया। अगर ये स्टेट के ना करवाता तो ये केंद्र की बॉडी होता, और जो स्टेट विधानमंडल के चुनाव कराता वो स्टेट की बॉडी होता। तब हम बोल देते कि जो हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन है वो फेडरल है। लेकिन वो फेडरल तो बोल नहीं सकते, क्योंकि राज्य विधानमंडल के भी चुनाव कौन करा रहा है? केंद्र का ही एक आयोग करा रहा है। तो इसलिए कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो ऑल इंडिया बॉडी है, अखिल भारतीय संस्था है। तो इनके इलेक्शन कराने का दायित्व होता है
भारत के निर्वाचन आयोग के पास में, आर्टिकल 324 में। अब आइए इससे जुड़ी और बातें डिस्कस कर। देखिए, इसमें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, आयोग के बारे में, पावर्स के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, किन किन से मिलकर बनता है, निर्माण के बारे में। देखिए, प्रेजेंट टाइम में लिखा हुआ था भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के 324 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा, राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा। तो आज प्रेजेंट टाइम में ये है मल्टी मेंबर बॉडी, मल्टी मेंबर बॉडी, बहुसदस्यीय निकाय, मल्टी मेंबर बॉडी। कितने हैं? तो प्रेजेंट टाइम में 3 लोगों से मिलकर बना है भारत का निर्वाचन आयोग। 3 का बाइफर्केशन क्या है? 1+2। ये कौन है? ये है मुख्य चुनाव आयुक्त, CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये कौन है? ये है अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, OEC, अन्य चुनाव आयुक्त। दिस इज चीफ, ये अन्य हैं। इन दोनों का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करता है आर्टिकल 324 में। सिफारिश तो आप जानते ही हो प्रधानमंत्री की होती है। अब यहां पे जो मल्टी मेंबर बॉडी, इसके बारे में थोड़ा और जान लीजिएगा, क्या ये ऐसी थी? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 15 अक्टूबर 1989 तक जो भारत का निर्वाचन आयोग था वो सिंगल मेंबर बॉडी था, यानी कि केवल एक व्यक्ति होता था, बस वही सर्वे सर्वा होता था। आप उसको चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलो या चाहे केवल EC बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 15 अक्टूबर 1989 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज सिंगल मेंबर बॉडी, एकल सदस्यीय निकाय था। उसके बाद आप जानते ही हो कि 61st अमेंडमेंट हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 61st अमेंडमेंट 1989 में। और इस संशोधन, ये राजीव गांधी के टाइम का अमेंडमेंट है। इस संशोधन में क्या किया गया था? इसमें कहा गया था कि जो वोटिंग एज है वो 21 से घटाकर 18 कर दी जाएगी। तो जो 21 से 18 के बीच में जो लोग थे जो रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहे थे, वो सब रिप्रेजेंट होने लगेंगे। तो 21 से घटाकर कितनी कर दी गई? 18। तो जब 21 से घटाकर 18 करी गई तो इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वर्कलोड बढ़ गया, और इसके बढ़ने की वजह से 16 अक्टूबर 1989 से, यानी कि राष्ट्रपति ने एक अधिसूचना जारी करी, नोटिफिकेशन जारी किया, और उस नोटिफिकेशन के माध्यम से 2 अन्य चुनाव आयुक्तों का अपॉइंटमेंट किया गया, अदर OEC, 2 अन्य चुनाव आयुक्त का अपॉइंटमेंट किया गया। तो 16 अक्टूबर से 1989 से ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फिर से बन गया मल्टी मेंबर बॉडी। उसके बाद में जब ये हो गया, फिर जनवरी 1990 तक ये केवल ये मल्टी मेंबर बॉडी रहा। जनवरी 1990 में फिर से राष्ट्रपति ने क्या किया? जिन 2 लोगों को अपॉइंट करने की अदर इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे जो अधिसूचना जारी की थी, उस अधिसूचना को विथड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया। विथड्रॉ करा तो फिर से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसा हो गया? फिर ये बन गया सिंगल मेंबर बॉडी, यानी जनवरी से लगा करके जनवरी सिंगल मेंबर बॉडी फिर बन गया, यानी जनवरी 1990 से लगा करके 1993 अक्टूबर तक ये क्या रहा? ये सिंगल मेंबर बॉडी रहा। लेकिन अक्टूबर 1993 में राष्ट्रपति ने फिर एक अधिसूचना जारी करी, नोटिफिकेशन जारी किया, और फिर 2 अन्य चुनाव आयुक्त का अपॉइंटमेंट किया। तो अब ये फिर क्या बन गया? ये बन गया मल्टी मेंबर बॉडी। यानी कि अक्टूबर 1993 से आज तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक परमानेंट बॉडी तो है ही, स्थायी निकाय तो है ही, लेकिन साथ में मल्टी मेंबर बॉडी है। इसकी समझ आपको होनी चाहिए थी कि कैसे कब कब परिवर्तन हुए, किन किन तारीखों के बाद में, और ऐसा।
अच्छा, अक्टूबर, देखिए एक रीजन तो आपको मैं समझा चुका हूं कि 16 अक्टूबर से 2 लोगों का अपॉइंटमेंट क्यों किया गया था, क्योंकि वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ गया था, एक मेंबर के बस की बात नहीं थी। आप खुद सोचिए, जब 21 से घटाकर 18 साल वोटिंग एज कर दी जाएगी तो कई सारे लोग जो चुनाव में वोट नहीं दे पा रहे थे वो वोट देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो उनके लिए क्या करना होगा, नया इलेक्टोरल रोल बनाना पड़ेगा, निर्वाचक नामावली बनानी पड़ेगी, उसमें बहुत सारे लोगों के नाम आएंगे, उसके बाद वर्कलोड इलेक्शन का बढ़ेगा, बूथ भी बढ़ेंगे जगह जगह पर जहां पे वोट पड़ते थे। तो 2 अन्य चुनाव आयुक्त का अपॉइंटमेंट कर दिया गया, ये तो हमको समझ में आया। लेकिन अक्टूबर 1993 तक सिंगल मेंबर बॉडी था। राष्ट्रपति को लगा होगा कि हटा दो, तो उसने हटा दिया होगा। लेकिन फिर से 2 लोगों का अपॉइंटमेंट क्यों किया गया अक्टूबर 1993 में, यह समझने वाला पॉइंट है। आखिर ऐसा क्या था? देखिए, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था टीएन सेशन, और ये एक आईएएस ऑफिसर थे, और ये इनका अपॉइंटमेंट, ये बेसिकली राजीव गांधी के टाइम पे भी उनके साथ काम कर चुके थे। उसके बाद राजीव गांधी की हत्या हो गई थी, उसके बाद 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी, तो ये क्या बना दिए गए, ये बनाए गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर। यानी कि जो टीएन सेशन थे ये बनाए गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनके बारे में जरूर पढ़िएगा, टीएन सेशन के बारे में। इनको एक तरीके से देखा जाए तो जो चुनाव सुधार भारत में हुए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो इंडिया में हुए, तो उसका इनको एक तरीके से फादर माना जाता है। इन्हीं के कारण इलेक्शंस इतने ज्यादा साफ सुथरे हुए, और एक जो सबसे बड़ा, जिसको आप कह सकते हो कि इलेक्टोरल प्रोसेस में वो सबसे बड़ा काम किया था इन्होंने, वोटर आईडी में जो फोटो आने लगी थी वो इन्हीं के कारण आने लगी थी, नहीं तो फर्जी वोट खूब पड़ा करते थे क्योंकि फोटो तो होती नहीं थी। तो टीएन सेशन को और इनके बारे में स्टडी, इनकी बायोग्राफी के बारे में पढ़िएगा जाकर, आप विकिपीडिया पर भी इनके बारे में पढ़ सकते हैं। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उस टाइम पर। जिस कांग्रेस सरकार ने इनको मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया, ये उसी कांग्रेस सरकार के पीछे पड़ गए, और फाइनली क्या हुआ कि अक्टूबर 1993 तक, आपको मैंने अभी बताया, अक्टूबर 1993 तक जो भारत का निर्वाचन आयोग था ये सिंगल मेंबर बॉडी था, और ये अकेले व्यक्ति थे जो पूरे इलेक्शन कमीशन को चला रहे थे। तो जब ये कांग्रेस के ही पीछे पड़ गए तो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री ने सिफारिश करी होगी कि काम करो, दो नए इलेक्शन कमिश्नर्स, यानी कि अदर इलेक्शन कमिश्नर को रिक्रूट को अपॉइंट करने की अधिसूचना जारी करो। राष्ट्रपति ने अधिसूचना जारी कर दी और 2 नए ईसी आ गए, यानी फिर से क्या बन गया, मल्टी मेंबर। तो ये इसलिए किया गया था, एक तो ये पहले एक थे, अब 2 और आ गए। इसलिए किया गया था कि जो टीएन सेशन है वो अपनी पावर का मिसयूज ना कर पाए, क्योंकि वो नेताओं के लिए गले की हड्डी बन गए थे। इसलिए लग रहा था कि ऐसा इस तरीके से काम किया जाए कि इनके ऊपर दबाव थोड़ा बना रहे। तो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया गया। अब जाहिर सी बात है 3 मेंबर बॉडी बन गया, और कह दिया गया कि जो निर्णय लिया जाएगा इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, वो निर्णय मेजॉरिटी बहुमत से लिया जाएगा। ये दोनों सरकार के खास आदमी थे। अगर टीएन सेशन कुछ करना भी चाहते तो जाहिर सी बात थी, जब प्रस्ताव पारित होगा तो बहुमत से होगा। तो बहुमत में अगर ये किसी भी प्रस्ताव पर या किसी भी प्रावधान पर अपनी वीटो पावर का यूज कर सकते हैं, उसे रोक सकते हैं। तो ये फिर एक सिंगल इलेक्शन कमिश्नर यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये टीएन सेशन चले गए सुप्रीम कोर्ट, और इन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके बोला कि जो 2 नए इलेक्शन कमिश्नर्स बनाए गए हैं इनका अपॉइंटमेंट रद्द किया जाए। तो वो केस आ गया था टीएन सेशन बनाम इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के नाम से। उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 324 में साफ साफ लिखा हुआ है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट में शब्द का यूज किया गया है, राष्ट्रपति एक मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है। द प्रेसिडेंट में अपॉइंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। तो ये तो राष्ट्रपति के पास पावर है, कर सकता है। तो ये तो इनकी बात, टीएन सेशन की दलील बेकार हो गई। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर कोई भी निकाय है तो वो सिंगल मेंबर बॉडी नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी निकाय सिंगल मेंबर बॉडी होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये व्यक्ति अकेले पावर को एज्यूम कर रहा होगा,
और ये क्या कर सकता, ये फिर क्या कर सकता है, ये अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर सकता है। इसलिए हमेशा हमेशा जो इंडिपेंडेंट बॉडी है इंडिया में, स्वतंत्र निकाय हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो सोचिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है, इसलिए इसमें हमेशा क्या होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, संतुलन और नियंत्रण होना चाहिए। तो संतुलन और नियंत्रण बनाने के लिए इन दो लोगों का अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड ठहराया, इसको वैध ठहराया। तो ये पूरी कहानी है कि किस तरीके से 3 मेंबर बॉडी बना, फिर 2 मेंबर बॉडी बना, सॉरी मल्टी मेंबर बॉडी बना, सिंगल मेंबर बॉडी बना। तो ये पूरी दोनों की मैंने आपके साथ में रीजनिंग डिस्कस करी। अब आइए इसके और बातों पर बात करते हैं जो बेसिक से पॉइंट्स हैं। जैसे इतना तो आप समझ ही गए होंगे, जो भारत का निर्वाचन आयोग है ये मल्टी मेंबर बॉडी है आज की डेट में, और इसमें 3 लोग हैं, एक है सीईसी और 2 है ईसी। उसके बाद में आगे लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति सीईसी और ईसी की सहायता करने के लिए रीजनल कमिश्नर्स की नियुक्ति भी कर सकता है, रीजनल कमिश्नर्स की नियुक्ति भी कर सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो सीईसी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये, और जो ईसी है ये, इन दोनों का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, भारत का राष्ट्रपति। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि दोनों का अपॉइंटमेंट भारत का राष्ट्रपति करेगा। उसके बाद में अब इसकी जो सेवा शर्तें होंगी, इसकी जो सेवा शर्तें होंगी राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। द कंडीशंस ऑफ सर्विस शैल बी डिटरमिन्ड बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति ही निर्धारित करेगा। उसके बाद में फिर आगे कहा गया कि जो सैलरी होगी सीईसी वगैरह की और ईसी की, दोनों की सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होगी, इसकी भी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होगी। इसको हटाने का जो तरीका होगा, इसको कौन हटाएगा, राष्ट्रपति हटाएगा, लेकिन सिफारिश किसकी होगी, पार्लियामेंट की होगी। जिस तरह से याद आ गया होगा शायद आपको, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस हटाए जाते हैं, हाई कोर्ट के जजेस हटाए जाते हैं, सीएजी हटाया जाता है, उसी तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त भी हटाया जाएगा। लेकिन इसके बारे में कहा गया कि ईसी को राष्ट्रपति ही हटाएगा, ईसी को भी राष्ट्रपति ही हटाएगा, मगर यहां जो सिफारिश होगी वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की होगी। यानी कि इन दो, अब इस जगह पे दोनों में अंतर आ गया कि इसको हटाने का, यानी कि देखिए इनकी सेवा शर्तें दोनों की लगभग बराबर होंगी, दोनों का वेतन बराबर होगा, दोनों को अलाउंस भत्ते भी बराबरी से मिलेंगे, कोई डिफरेंस इन दोनों में नहीं है। डिफरेंस आता है इनके रिमूवल में, रिमूवल के प्रोसीजर में डिफरेंस आता है। सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को राष्ट्रपति हटाएगा, ईसी को भी राष्ट्रपति हटाएगा। सीईसी को राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर हटाएगा, उसी रीति से हटाया जाएगा, उसी मैनर में हटाया जाएगा, उसी आधार पर हटाया जाएगा जिस रीति और आधार पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सीएजी हटाए जाते हैं। लेकिन ईसी को हटाने के लिए राष्ट्रपति को संसद की सिफारिश नहीं, महज चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिफारिश की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक आपका डिफरेंस आ गया। आगे कहा गया कि इसके बारे में सेवा शर्तें तो दोनों की बराबर होंगी, कंडीशंस ऑफ सर्विस दोनों की बराबर होगी, मगर इसकी सेवा शर्तों में पद को ग्रहण करने के बाद में कभी भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जाएंगे, कभी भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जाएंगे इसकी सेवा शर्तों में। इसके लिए ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि इसकी सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन किए जा सकते हैं। ये दो डिफरेंस बनते हैं सीईसी और ईसी के बीच में। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर में दो अंतर बन रहा है, एक तो बनता है हटाने को लेकर और एक बनता है सेवा शर्तों को लेकर। कुछ बातें तो कॉन्स्टिट्यूशन में हिंट की गई हैं, बाकी सब डिटेल में लिखी हुई हैं। तो उसका नाम है ईसी, सीईसी एंड ओईसी ब्रैकेट में कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1991। ये उस कानून का नाम है जहां से ये सारी बातें मैंने आपको पढ़ाई हैं। सीईसी एंड ओईसी ब्रैकेट में कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1991, हिंदी में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त सेवा शर्तें अधिनियम 1991।
ये है उस कानून का नाम जिस कानून के तहत यहाँ पे सारी बातें सब कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद में जो रिटायरमेंट एज होगी दोनों 6 साल के लिए अपॉइंट किए जाएंगे और रिटायरमेंट एज होगी 65 ईयर्स की। अगर आपको याद हो तो यूपीएससी के चेयरमैन की भी इतनी होती है, मेंबर्स की भी इतनी होती है, सीएजी की भी इतनी होती है, सुप्रीम कोर्ट के जज की भी 65 होती है। तो ये आपका हो गया कि कितने समय के लिए आएंगे, 6 साल के लिए अपॉइंटमेंट होगा और 65 साल दोनों में जो पहले आ जाए यहाँ पे आएंगे। तो ये इसके बारे में सीईसी और इसी के बारे में हम लोगों ने जनरल डिस्कशन करा, दोनों में अंतर समझने की कोशिश करी। बहुत बारीक सा डिफरेंस है, इसमें बिल्कुल भी गलती मत करिएगा आप लोग। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इस कानून का नाम भी याद रखिएगा, इसी में बाद में संशोधन होते गए और चीज़ें बदलती गई। उसके बाद में अच्छा एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि इनके जो वेतन भत्ते होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, वो भारत की संचित निधि पर भरित नहीं होते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने ये शायद आपको पढ़ाया था, जब मैंने आपको भारत की संचित निधि के बारे में पढ़ाया होगा तो जरूर पढ़ाया होगा कि इनके जो वेतन भत्ते होते हैं वो भारत की संचित निधि पर भरित नहीं होते हैं। ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि भारत की संचित निधि पर भरित हो, मगर अभी वो भरित हुए नहीं है। उसके बाद में फिर अब हम लोग बात करते हैं इनके फंक्शंस के ऊपर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या क्या होता है। तो देखिए, सबसे मेन काम होता है, आपको नोट्स में मिल जाएगा, केवल सुन लीजिएगा। संसद दोनों सदनों के लिए, राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों के लिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव संपन्न करवाना। उसके बाद निर्वाचक नामावली इलेक्टोरल रोल तैयार करवाना। उसके बाद में जितने भी अधिकारी इस पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस में लगेंगे उन सबके बारे में सूचनाएं देना। अगर और स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है तो और स्टाफ मांगना। गवर्नमेंट एम्प्लॉई आते हैं, आपने देखा भी होगा इलेक्शन वगैरह जब होते हैं तो सरकारी टीचर और ये सब लोग ड्यूटी में लग जाते हैं। उसके बाद में फिर आपने देखा होगा कि जब कभी भी कहीं पर बूथ में गड़बड़ी पाई जाती है, जिसे बूथ रिगिंग कहते हैं, तो उस केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस बूथ को भी कैंसिल करवा देती है और अगर चुनाव में गड़बड़ मिली है तो चुनाव भी खत्म करा देती है। अगर आपको याद हो, अभी 2019 में जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे उसमें जो वेल्लोर की लोकसभा सीट थी वेल्लोर, उसमें 5 करोड़ रुपए नगद पकड़ा गया था। तो सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उस चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था, फिर चुनाव करवाया गया था। तो इस बार केवल 542 सीटों पर इलेक्शन हुए थे, जबकि 543 सीटों पर लोकसभा के चुनाव होते हैं। एक सीट थी वेल्लोर की, वेल्लोर कर्नाटका में है। तो वहाँ पे इस तरीके की पावर भी इसके पास में आर्टिकल 324, याद रखिएगा, आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वाइड पावर्स दे रहा है, बहुत ज़्यादा शक्तियाँ देता है आर्टिकल 324। उसके बाद में आपने देखा होगा कि जो मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर किसी भी सदस्य की, यानी संसद के सदस्य की डिस्क्वालिफिकेशन की बात है जो आर्टिकल 102 में है, तो उससे संबंधित ये मामला राष्ट्रपति को भेजा जाता है। राष्ट्रपति इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की राय लेता है और वो राय राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है। तो एक ये फंक्शन हो गया। इसी तरीके से राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अगर अनर्हता की बात है, डिस्क्वालिफिकेशन की बात है, तो वो मामला राज्यपाल को जाता है और राज्यपाल भारत के निर्वाचन आयोग से सिफारिश करता है, सिफारिश लेता है और भारत का निर्वाचन आयोग राज्यपाल को सिफारिश देता है, तो राज्यपाल के ऊपर भी वो बात बाध्यकारी होती है। तो एक तो ये फंक्शन हो गया। मैंने आपको पढ़ाया था कि जब स्टेट इमरजेंसी लगती है तो पहले वो नॉर्मल केसेस में 1 साल के लिए लगती है, याद करिए, क्लास मैंने डिस्कस की है इसकी। लेकिन हमने आपसे कहा था कि अगर 2 शर्तें पूरी हो जाएं तो स्टेट इमरजेंसी को 1 साल के बियॉन्ड भी बढ़ाया जा सकता है, यानी कि 1 साल लगने के बाद 2 साल तक और लगी रह सकती। तो मैक्सिमम पीरियड 3 साल हो गया। वो 2 कारण कौन कौन से थे? पहला कारण था कि पूरे भारत के क्षेत्र में या भारत के किसी भी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी लगी हो और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये सर्टिफाई कर दिया हो कि उस जगह, उस राज्य में चुनाव करा पाना संभव नहीं है, तो ये इमरजेंसी और आगे बढ़ाई जा सकती है। ये पॉइंट भी हम लोगों ने, अब देखिए पॉइंट लिंक हो रहे हैं, तो पुराना रिवीजन अगर आप करके बैठे होंगे तो समझ में आ रहा होगा, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। उसके बाद में आगे
अब आइए इलेक्शंस के सिंबल्स के ऊपर। 1968 में एक ऑर्डर जारी किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, उसका नाम है इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड एलोकेशन ऑर्डर 1968। तो उस इलेक्शन सिंबल के मामले में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पावर होती है कि वो इलेक्शन सिंबल्स अलॉट करता है, और अगर कभी भी इलेक्शन सिंबल को लेकर विवाद हो जाता है तो यही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ट्रिब्यूनल के तौर पे, न्यायिक अधिकरण के तौर पे, एक क्वासी जुडिशियल बॉडी, अर्ध न्यायिक निकाय के तौर पे डिसीजन भी देता है, और ये मान्य होता है, माना जाता है डिसीजन यहाँ पे। उसके बाद में जो आपने देखा होगा इलेक्शन के पहले मोरल इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया जाता है, जिसको हम लोग नॉर्मली आचार संहिता बोलते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर ड्यूटी होती है कि वो समय से आचार संहिता को जारी कर दे। उस आचार संहिता के जारी होने के बाद में फिर जो प्रचार वगैरह होते हैं ये रुक जाते हैं, और इसका जो ड्यूरेशन है ये इलेक्शन के 48 आवर्स के पहले तक होता है, 48 घंटे के पहले तक होता है। ये आपके इलेक्शन को लेकर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर मोटी मोटी बातें थी कि इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, और आप इसके फंक्शंस को रीड कर लीजिएगा, और बहुत बेसिक फंक्शन है, आपको इसके फंक्शंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, हाँ एक पॉइंट और छूट गया कि राष्ट्रीय दलों और राज्य दलों का दर्जा भी ये देते हैं, ये मान्यता। जैसे आपने देखा होगा कि 3 शर्तें पूरी हो जाती हैं तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा मिलता है, 3 में कोई एक, और 5 में भी कोई एक अगर पूरी हो जाती है तो वो स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा या मान्यता मिल जाती है। इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज भी करता है पॉलिटिकल पार्टीज को, अनरिकॉग्नाइज भी कर सकता है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में आपने जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, जन प्रतिनिधित्व कानून, उसमें बताया गया है कि अगर आपने समय से अपने इलेक्शन के खर्चे नहीं बताए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, तो उसके पास में इतनी पावर होती है कि वो आपके इलेक्शन को रोक सकता है, अवैध घोषित कर सकता है, डिस्क्वालीफाई करवा सकता है। ये पावर उसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जन प्रतिनिधित्व कानून से मिल रही है। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फंक्शंस के बारे में मैंने बात की।